लेकिन उस पूरी परिस्थिति के भीतर हमें लगता है एक बार आप इस पार्लियामेंट के भीतर घुसिए। दो लोगों के वक्तव्य हम आपको सुनाते हैं। शुरुआत में जिन्होंने बिल रखा, किरण रिजिजू जो मंत्री हैं माइनॉरिटीज, और दूसरी तरफ अरविंद सावंत जो उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद हैं और हिंदुत्व का तमगा भी लिए रहते हैं, उठाए रहते हैं, और एक वक्त बीजेपी साथ थी, संघ का साथ था। अरविंद सावंत खुद भी उस जेपीसी के भीतर मेंबरान भी हैं, जो बता रहे थे कि जिन बातों का जिक्र होता था वक्फ बिल को लेकर, उसमें कहा गया बातचीत तो करेंगे लेकिन आखिर तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन उस हिस्से को छोड़ दीजिए, दोनों को एक साथ सुनिए जरा, तब आप समझ पाएंगे कि दरअसल मामला संपत्ति का नहीं है। मामला इस देश में सिर्फ मस्जिदों का नहीं है। मामला इस देश में इस आश्रय नहीं है कि दरअसल कानून एक होना चाहिए। दरअसल ये पूरी परिस्थिति इस देश की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के उस राजनीतिकरण की दिशा में बढ़ते हुए उसको एक नए एस्पेक्ट में जो आर्थिक ताकत के साथ जुड़ी होती है, उसके साथ सत्ता ने कैसे परिभाषित करने की सोची है। तो पहले किरण रिजिजू और उसके बाद अरविंद सावंत। सुरेंद्रेश्वर टेम्पल के बारे में तो आपको बताया, जब बाकी कोई धर्म ही नहीं था तब ये सुरेंद्रेश्वर टेम्पल था। तिरुचेंथुराई विलेज तमिलनाडु में उसको वक्त डिक्लेयर करने के बाद कर्नाटका में तो हजारों एकड़ का इशू है। फिर सर हरियाणा में जतलाना विलेज यमुनानगर में सिख गुरुद्वारा का जो जमीन है, कभी वहां मस्जिद भी नहीं था, कभी वहां मुस्लिम का सेटलमेंट का भी रिकॉर्ड नहीं था, उसको भी वक्फ डिक्लेयर कर दिया था। उसी प्रकार से केरला का मुनम्बम का जो इशू है वो तो अभी सब जान ही रहा है कि 600 क्रिश्चियन फैमिलीज का जो जमीन को वक्फ बोर्ड ने वक्फ डिक्लेयर कर दिया, चर्च का भी कर दिया। अगर हिंदुत्व की बात करते हैं तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि हाल ही में हमने जो पद्मनाभ मंदिर था उसका खजाना निकाला था। क्या हुआ? उस खजाने को क्यों निकाला, किस लिए निकाला? उसके बाद में केदारनाथ मंदिर, हमारे शंकराचार्य जी ने कहा 300 किलो सोना गायब हुआ। क्या हुआ, किस लिए गायब हुआ, कैसे गायब हुआ? तिरुपति में भी आपका ध्यान है। अयोध्या में तो आपने देखा कि जिस ढंग से आपने जो कुछ प्रयोग किए तो लोगों ने तो आपको जगह दिखा दी अयोध्या में। वहां के मंदिर तोड़े गए, वहां की मूर्तियां तोड़ी गई, वहां की मूर्तियां वाराणसी में भी हुआ। दोनों जगह गड़ गए आपके वोट। बीजेपी और शिवसेना दोनों के नेता, आपने ध्यान दिया दरअसल जिक्र मंदिरों का क्यों हो रहा था, गुरुद्वारों का क्यों हो रहा था, चर्च का जिक्र क्यों निकलेगा? यह दरअसल भारत की उस राजनीतिक मंशा की जरूरत तो नहीं है जहां पे भारत की पहचान जो एक सेकुलर स्टेट के जरिए उभरकर संविधान बनाते वक्त ही निकल कर आई और एक बड़ी मान्यता तमाम धर्म के लोगों को भारत में दिया गया। क्या उसके पूरे की पूरी पृष्ठभूमि को एक बदलने की प्रक्रिया तो नहीं चल पड़ी है? यह सवाल आज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू बकायदा जिस दौर में इफ्तारी हो रही थी, रोजे रखे जा रहे थे, ईद आई नहीं थी, उस दौर में मुसलमानों के बीच बैठकर चंद्रबाबू नायडू जिन बातों का जिक्र कर रहे थे वो पूरे तरीके से वक्फ बिल जिस रूप में सरकार लेकर आ रही है उसका वो विरोध कर रहे थे। और अगर जनता दल यूनाइटेड को आप परखिएगा तो कोई आज से बात नहीं है। गुजरात दंगों के वक्त नीतीश कुमार वो व्यक्ति थे जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात करके गुजरात दंगों पर दुख जाहिर किया था और बताया था कि वो कितने नाखुश हैं। वो चाहते थे कि छोड़ भी डालें, क्यों करें राजनीति, सत्ता के साथ क्यों खड़े रहें। और उस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी भी जब पहुंचे थे गुजरात तो वहां जाके उन्होंने राष्ट्र धर्म का जिक्र किया था। क्या है ये राष्ट्र धर्म, इस बात का उन्होंने जिक्र किया था। बगल में उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे, उनके बगल में। उसे सुनाने की जरूरत है नहीं, लेकिन समझने की जरूरत जरूर है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी आए तो उस वक्त
नीतीश कुमार क्या सोच रहे थे, क्या कह रहे थे। और उसके बाद जब वो एक वक्त पलट गए और फिर दोबारा छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बना ली, बीजेपी का छोड़ दिया, तो उस वक्त भी उनकी जुबान पर और दिमाग में जो राजनीति रेंग रही थी वो कहीं ना कहीं इस देश के सेकुलरिज्म को पनाह देना चाहती थी। और सेकुलरिज्म कैसे डिस्ट्रॉय बीजेपी कर रही है और उसकी अगुवाई प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, इसका खुला जिक्र उन्होंने कई मौकों पर किया। आज उन्हें सुनाने की जरूरत नहीं है। तो दो तस्वीर बहुत साफ तौर पर है, एक चंद्रबाबू नायडू की, दूसरी नीतीश कुमार की। इस सिलसिले को जरा समझने की कोशिश इसलिए कीजिए क्योंकि जो नीतीश कुमार की पूरी राजनीति बिहार के परिप्रेक्ष्य में देख रही है, क्या उन्हें कोई डर है? क्योंकि उनकी पूरी राजनीतिक फिलॉसफी आज पार्लियामेंट के भीतर ललन सिंह ने अपने भाषण में पलट डाली, यानी पिरामिड ही उल्टा कर दिया। और जिस तर्ज पे किया वो वाकई चौंकाने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, इस वक्फ संशोधन विधेयक के माध्यम से आपका नैरेटिव सेट कर रहे हैं पूरे देश में, जैसे लगता है मोदी जी मुस्लिम विरोधी हैं, मोदी जी पारदर्शी, मोदी जी सेकुलरिज्म। जिस तरह नीतीश कुमार जी ने बिहार में सेकुलरिज्म स्थापित किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पूरे देश में सेकुलरिज्म को लेकर आगे चल रहे हैं। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह अच्छा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, सीधा बोलते हैं। और ये तीखापन, ये सीधा बोलने का तरीका उस वक्त की कुछ फाइल उठाकर सुन लीजिएगा तो इनके निशाने पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी और उनका हिंदुत्व कैसे था, शायद आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि कोई एक शख्स कितने चेहरों को साथ लेकर चल सकता है। क्योंकि राजनीति तो सत्ता के हिसाब से चलती है, और सत्ता जब राजनीति को अपने हिसाब से चलाते चलाते इस देश के लोकतंत्र और संविधान को भी अपनी परिभाषा दे दे तो फिर बचेगा कौन? और जब कोई नहीं बचेगा और यह डर रहेगा कि उसकी राजनीतिक ताकत खत्म हो जाएगी अगर आप मौजूदा वक्त में दिल्ली की सत्ता के साथ नहीं खड़े हैं, तो कितना वक्त लगेगा? 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? 3 दिन के भीतर चंद्रबाबू नायडू क्यों पलटे? आप कहेंगे क्या कहा था उन्होंने तेलुगु में कहा था, लेकिन उसका मजमून बहुत साफ था कि वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है उसको हम ऐसे स्वीकार नहीं करेंगे। माइनॉरिटीज को लेकर उनके भीतर जो सवाल हैं उसमें वो बहुत सारे संशोधन चाहते हैं, लेकिन जो बिल रखा गया उसमें ऐसा कोई संशोधन नहीं है। कुछ सांसदों ने संशोधन का जिक्र आज भी किया जो टीडीपी से जुड़े हैं, लेकिन कोई कैसे ऐसे पलट सकता है जिसका जिक्र वो कर रहे थे? इफ्तारी के वक्त रोजा रखा जा रहा था, पवित्र महीना था, सब कुछ छोड़ दीजिए। सही मायने में जो राजनीति थी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के भीतर जिसको चंद्रबाबू नायडू साधना चाहते हैं, वह क्यों फिसलते फिसलते आज पार्लियामेंट के भीतर उनकी पार्टी बिल्कुल नए रूप में आ गई। नए रूप को मत सुनिए, लेकिन पुराने रूप को देख लीजिए जब वो जिक्र कर रहे थे वक्फ बोर्ड बिल का और माइनॉरिटीज का। అదే మారిగా జీవో నెంబర్ 43 తీసుకొచ్చి వక్ఫ్ బోర్డుని లేనిపోని కాంట్రవర్సీలో పడేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. దానివల్ల కోర్టు పోయి అసలు వక్ఫ్ బోర్డే పనిచేయకుండా ఉండే పరిస్థితి వస్తే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆ జీవోను రద్దు చేసి మళ్ళీ అందరితో వక్ఫ్ బోర్డు కాన్స్టిట్యూట్ చేశాం. ఆస్తులు కాపాడతాం. ఒకటే హామీ ఇస్తున్నా, మత సామరస్యాన్ని కాపాడమే కాకుండా మిమ్మల్ని అన్ని విధాలా పైకి తీసుకొచ్చే బాధ్యత తెలుగుదేశం పార్టీ తీసుకుంటామని కూడా మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నాను. नहीं नहीं, मुश्किल ये कतई नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू क्यों पलट गए। टीडीपी के सामने ऐसी कौन सी मुश्किल थी, वो कौन सी धाराएं थी, कौन सा केस था जो दोबारा उन्हें जेल तक में डाल सकता है या फिर आंध्र प्रदेश की सियासत में उन्हें एक बार फिर हाशिए पर ढकेल सकता। और वाईएसआर तो इंतजार कर ही रहे होंगे। यानी मौजूदा वक्त की राजनीति सत्ता के अनुकूल कैसे इस देश को बना चुकी है और कैसे एक बड़ा बदलाव इस देश की राजनीति में आ चुका है, उसको आप पार्लियामेंट की बहस से नहीं समझ सकते हैं, बल्कि
आपको दूर से देखना होगा कि पार्लियामेंट के भीतर जो हो रहा है उससे क्या वाकई कोई जुड़ाव इस देश की जनता का है, और अगर जिस मन में यह जुड़ाव है उस मन के भीतर राजनीति है या फिर अपनी धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक धरोहर को समेटकर अभी तक जिंदगी चलाने के तौर तरीके हैं, तो क्या वाकई चिड़िया की उस आंख को मौजूदा वक्त में निशाने पर बीजेपी की सत्ता ने ले लिया है, जो इससे पहले बरसों बरस तक वो राजनीति चाहे जनसंघ से निकल कर आई हो और बीजेपी के शुरुआती दिनों में हो या आरएसएस के जरिए या फिर मंडल कमंडल की सियासत, उन सब से हटकर भारत की उस पूरी राजनीतिक धरोहर को ही एक ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति में लाकर क्या बीजेपी खड़ा कर काने में अब सक्षम हो चुकी है, और यह प्रयास धीरे धीरे और वृहत होता चला जाएगा? क्योंकि सवाल यह नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी होकर कहे कि बेरोजगारी कितनी है, क्यों एमएसएमई डूब रहे हैं, क्यों इस देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नेगेटिव में है, क्यों कोर सेक्टर डामाडोल है, क्यों अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को एक वक्त बाजार समझा गया और आज भी बाजार के आसरे भारत अपनी आर्थिक बार्गेनिंग करता है या फिर डगमगा जाता है। ये मायने बिल्कुल नहीं रखते हैं, क्योंकि जब आप किसी देश की पूरी परिभाषा को बदलने निकलते हैं और आपके जहन में सवाल इस देश की आजादी के वक्त से उभरे हुए सवालों से जुड़ा होगा, तो फिर आप मानकर चलिए कि दरअसल ये सारे सवाल और वो सारे संस्थान और लोकतंत्र का मंदिर संसद भी कोई मायने नहीं रखेगा। वो मायने तभी रखेगा जब एक वैकल्पिक राजनीति की सोच इस देश के भीतर विपक्ष में समाएगी। क्योंकि अगर वो एक पारंपरिक तरीके से चुनाव लड़ रही है तो फिर चुनाव की घेराबंदी तो चुनाव आयोग के जरिए हो जाएगी। अगर वो पारंपरिक तरीके से इस देश में मुद्दा उठाकर सोचती है कि सत्ता पार्टी को वोट नहीं मिलेंगे, तो यह उसकी भूल होगी। क्योंकि सब कुछ अपनी उंगलियों पर नचाने की स्थिति में अगर राजनीतिक सत्ता खुद को ला रही है, तो फिर इसके बाद की परिस्थिति तो यही बनती है कि विपक्ष को एक दूसरी पॉलिटिकल लकीर खींचनी होगी, जिस लकीर का जुड़ाव जनता से होगा, और जनता ही तय करेगी कि वो कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष को आगे बढ़ना चाहिए, ना कि केंद्र द्वारा निर्धारित। क्योंकि जब पार्लियामेंट की कमेटी भी वक्फ बोर्ड पर डिस्कशन कर रही थी तो तमाम विपक्ष के लोगों ने तो यही कहा, हम जो कहते हैं उसको आप मानते ही नहीं हैं, और दूसरे कुछ उम्मीदवारों को बुला लेते हैं जो कि प्रतिनिधित्व करते हैं उस चीज का जो जिन्हें करना नहीं चाहिए। यानी एक ऐसा ताना बाना बुना गया जिसमें विपक्ष के पास कोई विकल्प बचे नहीं कि वह इस राजनीति से हटकर कोई दूसरी सोच भी रख पाए, और दूसरी तरफ इस राजनीति को बदलने के तौर तरीके सत्ता ने अपने तौर पर खुले मैदान में उतार दिए। ये एक शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत है जो आने वाले वक्त में इस देश की परिभाषा को बदलेगी, यह मानकर चलिए। यह ऐसी शुरुआत है जिसमें संसद की महत्ता क्यों विपक्ष क्यों जाता है, यह भी एक सवाल है। इस देश के वो तमाम संस्थान जहां पर नौकरशाही जिसे नियुक्त सत्ता करती है, वो नौकरशाही काम करते रहें या काम कर रहे हैं और सत्ता के साथ खड़े हैं तो कुछ नहीं होगा, यह सोच उसके जहन में अगर हावी है, तो फिर जो संवैधानिक परिस्थितियां उसको ताकत देती है वो कोई मायने नहीं रखेगी, ताकत सत्ता की होगी। और यही परिस्थिति धीरे धीरे पलटते पलटते अगर आप न्यायपालिका के भीतर चले जाएंगे तो उसके बाद यह सवाल कोई मायने रखेगा नहीं कि वक्फ बोर्ड केस में भी जो मामले उलझ जाते थे उसके लिए तो आप अदालत जा सकते, कोई मायने नहीं रखते हैं। सवाल है उस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का जिसमें आपकी सोच एक झटके में वन स्टेट और वन लीडर के तौर पर कैसे उभरेगी। इस डिजाइन के भीतर में वह एक हिंदुइज्म के नाम पर एक ताकत सिर्फ और सिर्फ सत्ता के पास सिमटी रहे और उसको लेकर कोई चेक एंड बैलेंस करने की स्थिति में कॉन्स्टिट्यूशन ना रहे, ऐसी परिस्थिति का यह डिजाइन क्या वाकई विपक्ष समझ पा रहा है? आज की बहस में प्रधानमंत्री मोदी शामिल नहीं है, आज की बहस में राहुल गांधी शामिल नहीं है। समझ गए? बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।